हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनार गोदरा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हरिराम जी, हरिओम जी, मदन परिहार जी, धर्माराम जी, गोदरा जी, कैसे हो गोदरा जी, और मनोज जी, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। क्लास समय पे प्रारंभ हो चुकी है, बस सभी को है जो क्लास में आ जाना है, अपने साथियों को भी घसीट के ले आना है। ठीक है दोस्तों, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज जो अपन नया टॉपिक ले रहे हैं दोस्तों, कौन सा, आप अपने थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, जिला प्रशासन। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं दोस्तों? जिला प्रशासन है जो ले रहे हैं। और आप सभी को विदित है कि ये जो जिला प्रशासन हो गया है, अब तक जो अपन ने स्टेट पॉलिटी पढ़ी, उस स्टेट पॉलिटी की क्लासों की बुनियाद क्या है दोस्तों? उस स्टेट पॉलिटी की क्लासों की बुनियाद दोस्तों सिखवाल की ये सुप्रसिद्ध सुविख्यात मानचित्रावली है। यानी कि मानचित्रावली में जिस रूप में लिखा गया, उस रूप में है जो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और दोस्तों, इस तरीके से किसी को पुस्तक को पढ़ाना अपने आप में बहुत ही खास बात है, क्योंकि दोस्तों विद्यार्थी इन क्लासों को सुन लेता है, इन क्लासों को समझ लेता है, उसके बाद यदि उसे कोई लिखा हुआ मैटर, उसी रूप में लिखा हुआ मैटर मिल जाए तो बहुत ही सही रहता है उसको रिवीजन करने के लिए, और दोस्तों इसको रिवाइज करने के लिए, और नए ढंग से कोई नोट्स बनाने की उसे है जो जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल हेमराज जी सही समय पे हैं जो क्लास में उपस्थित हो गए हैं। भास्कर जी, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। अब है जो अपन व्यवस्थित ढंग से पढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं। आज का टॉपिक आप नोट कर लीजिए, जिला प्रशासन। जिला प्रशासन को है जो अपन पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? जिला प्रशासन को है जो अपन पढ़ेंगे जी। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन की बात करने से पहले यदि मैं बात करूं तो राज्य को क्या किया जाता है, अपन प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो जो राज्य होता है, जो स्टेट होता है, उसको प्रशासनिक दृष्टि से मतलब प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से क्या किया जाता है, बहुत सारी इकाइयों में बांटा जाता है। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जो राज्य होता है, राज्य में प्रशासन सही ढंग से चले, राज्य में प्रशासन सुगमता के साथ चले, इस हेतु क्या किया जाता है दोस्तों? इस हेतु राज्य को कई सारी प्रशासनिक इकाइयों में है जो बांटा जाता है। जैसे राज्य हो गया, आप सभी जानते होंगे इतनी बातों को, तो राज्य हो गया, राज्य को किस में बांटा जाता है? संभागों में बांटा जाता है, संभागों में बांटा जाता है। और संभागों को किस में बांटा जाता है? जिलों में बांटा जाता है। और आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन है जो जिला प्रशासन है जो पढ़ेंगे। राज्य को संभागों में बांटा, संभागों को जिलों में बांटा, यानी कि जिलों का निर्माण है जो कर लिया जाता। संभागीय व्यवस्था अपन जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब उसमें है जो संभागीय व्यवस्था डिटेल में दे रखी है मानचित्रावली में, तो उसमें है जो अपन संभागीय व्यवस्था को उस समय पढ़ लेंगे। आज है जो अपन क्या पढ़ेंगे? जिला प्रशासन, यानी कि जिलों को है जो पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसके प्रशासन पे आने से पहले जिलों का थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे देता हूं। आप सभी जानते हो, बहुत भली भांति तरीके से जानते हो कि राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है। कौन बताएगा? देखिए, राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है सर? कोई बात नहीं, आज आप क्लास में आए, ये आपका डेडिकेशन दिखाता है, अध्ययन के प्रति समर्पण दिखाता है। बिल्कुल मनोज जी ने कह दिया सबसे पहले कि 50 है, जिलों की संख्या कितनी है? 50 है। तो राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 33 से जंप करती हैं और सीधा कितनों पे पहुंचती हैं? 50 पे पहुंचती हैं। राम लुभाया कमेटी के सिफारिश पे मुख्यमंत्री जी ने जनता को लुभाने के लिए या फिर किसी अन्य उद्देश्य से क्या किया दोस्तों? जिलों की संख्या 50 कर ली। सभी बता रहे हैं बिल्कुल 50-50। भास्कर जी, देशराज मीना, जय जोहार, बिल्कुल आपका भी सही। और 59 बता रहे हो, मतलब 59 कैसे? 6 और 9 और जिले बनने वाले हैं क्या? मैजिक वर्ड भी बता रहे हैं 50, मतलब जादूगर की जादुई छड़ी से क्या हुए? 50 जिले हुए। जैसा मैजिक वर्ड नाम आया तो मुझे याद आया। देशराज जी कह रहे हैं 59, तो 59 कैसे, थोड़ा स्पष्ट करना। और सचिन जी भी कह रहे हैं 50, बिल्कुल सभी ने 50 बताया, सभी ने है जो सही बताया, सबसे पहले मनोज जी ने बताया। ठीक है, तो जिलों की संख्या 50 है। अब मुझे ये बताओ कि जिले को गठन करने हेतु कुछ तो मापदंड होंगे ना, कि किसी सेक्टर को जिला, किस सेक्टर को जिला बनाया जाएगा। तो जिले को गठन करने हेतु 2 सेक्टर देखे, एक तो सेक्टरफल देखा जाता है, 2 मापदंड होते हैं, एक तो सेक्टरफल का और दूसरा किसका होता है दोस्तों? जनसंख्या का होता है।
जनसंख्या। दूसरा कितना होता, किसका होता है? जनसंख्या का होता है। किसी भी सेक्टर को जिला बनाना है तो अमूमन उस सेक्टर का क्षेत्रफल कितना रखा जाता है? 4000 वर्ग मील रखा जाता है। कितना दोस्तों? 4000 वर्ग मील है जो रखा जाता है। 4000 वर्ग मील है जो रखा जाता है। इतना है जो क्या होना चाहिए? उस भूभाग का क्षेत्रफल होना चाहिए जिसे जिला बनाया जा रहा है। परंतु अभी जो राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जिलों का निर्माण हुआ, उसमें जो इस मापदंड का थोड़ा कम ध्यान रखा गया, ये भी ध्यान में रखना। और जनसंख्या का देखा जाए तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख की ऐसा सेक्टर जिसका क्षेत्रफल 4000 वर्ग किलोमीटर का हो, वर्ग मील का हो, और दोस्तों वहां जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख हो, तो उसे जिला बनाया जा सकता है। ये एक बेसिक मापदंड है, इसे फॉलो करना होता है, परंतु कई बार प्रशासनिक सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए इसे भी फॉलो नहीं किया जाता, जैसे अभी राजस्थान में हुआ। ठीक है, बिल्कुल। सुनीता यादव, स्वागत है सुनीता जी, कैसे हो आप? तो ये बात है जो आपको समझ में आ गई होगी कि जिला बनाने के लिए एक बेसिक मापदंड क्या है। अब यदि मैं आपसे यह पूछूं कि भारत के संविधान में, मेरा प्रश्न इस बार ध्यान से सुनना, कि भारत के संविधान में जिला शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो है जो बताना होगा आपको कि जिला शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, यह आपको है जो बताना है। हाँ जी, बिल्कुल। सचिन जी क्या कह रहे हैं? 48 हैं, 2 मैजिक, अच्छा मैजिक जिले हैं जयपुर और जोधपुर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जीके से क्वेश्चन आएंगे क्या? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस लाइए और उसमें देखिए, ठीक है। एलविस यादव, अच्छा एलविस यादव तो एक बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, शायद आप उनके फैन रहे होंगे या आपका नाम भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब मेरा प्रश्न यह है कि संविधान के कौन से अनुच्छेदों में, संविधान के कौन से अनुच्छेदों में जिला शब्द का उल्लेख किया गया है? कौन बताएगा? देखते हैं। संविधान के उन अनुच्छेदों का उल्लेख करिए जिसमें जिला शब्द का प्रयोग है जो किया गया है, कौन बताएगा? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। संविधान के 2 अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 233 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके संदर्भ में? जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में है जो जिला शब्द का प्रयोग किया गया है। और एक दूसरा अनुच्छेद है 243A है और 243P है, मतलब 243 की ए और पी में क्या है? जिला शब्द को परिभाषित किया गया है। यदि आपको यह पूछा जाए कि संविधान में जिला शब्द को परिभाषित कहां पे किया गया है, तो 243A और 243P, मतलब संविधान के भाग 9, ये कौन से भाग का है? ये भाग 9 का है, ये भाग 9 का है, और ये भाग कौन से का है? ये भाग 9A का है। दोनों में है जो जिले को परिभाषित किया गया है, एक में पंचायती राज के संदर्भ में, एक में नगरीय शासन के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, ये 2 अनुच्छेद ध्यान में रखना, कभी पूछे जा सकते हैं कि संविधान में जिला शब्द का उपयोग है जो कहां पे किया गया। अब अपन आते हैं जिले के प्रशासन पे। अब किस पे आते हैं दोस्तों? जिला प्रशासन पे हैं जो आते हैं। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन पे हैं जो आते हैं। तो जिला प्रशासन को अपन 2 रूपों में समझेंगे, एक तो प्रशासनिक इकाई और दूसरा उस प्रशासनिक इकाई पे आने वाला अधिकारी। इससे क्या है कि आपको एकदम है जो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जिला का प्रशासन आखिर होता कैसा है। सब एक साइड लेंगे अपन प्रशासनिक इकाइयों को, प्रशासनिक इकाई, और दूसरी तरफ लेंगे प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी ये है जो प्रशासनिक अधिकारी के साथ, अधिकारिता के साथ साथ राजस्व अधिकारी भी होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। तो जिले की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई तो क्या हो गया? जिला खुद हो गया, जिला खुद हो गया। और जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन सा हो गया? जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन हो गया? जिलाधीश हो गया। जिलाधीश या जिला कलेक्टर अपन जिसे कहते हैं, कहीं पे ये इसे डीसी कहा जाता है, कहीं पे इसे डीएम कहा जाता है। तो जिला प्रशासन में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, यानी कि जिले की प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या हो गया? जिला स्वयं हो गया। और सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा हो गया? जिलाधीश हो गया। इसके बाद है जो जिले को किसमें बांटा जाता है, मतलब अगली प्रशासनिक इकाई कौन सी होती है? उपखंड होती है। उपखंड,
जिला किस में बटा होता है? उपखंडों में बटा होता है। और उपखंड स्तर का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? उपखंड स्तर का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है दोस्तों? उपखंड स्तर का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी उपखंड अधिकारी, बिल्कुल सिंपल, उपखंड अधिकारी कौन होगा दोस्तों? उपखंड अधिकारी होगा। उपखंड अधिकारी जिसे एसडीएम भी कहा जाता है, एसडीओ भी कहा जाता है। आगे क्लियर करेंगे कि इसे एसडीएम कब कहा जाता है, एसडीओ कब कहा जाता है। आगे है जो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। उपखंड अधिकारी, जिला उपखंड, उपखंड के बाद उपखंड को किस में बांटा जाता है? अगली प्रशासनिक इकाई कौन सी होगी दोस्तों? उपखंड के बाद अगली प्रशासनिक इकाई होगी तहसील। तहसील, तहसील होगी। तहसील स्तर पे सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा? तहसील स्तर पे सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी दोस्तों तहसीलदार, तहसीलदार होता है। और तहसीलों को किसमें बांटा जाता है दोस्तों? तहसीलों को बांटा जाता है आपके किसमें? तहसीलों को उप तहसीलों में बांट दिया जाता है, उप तहसीलों में बांट दिया जाता है। और उप तहसील स्तर पे सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है दोस्तों? उप तहसील स्तर पे नायब तहसीलदार। कौन होता है दोस्तों? नायब तहसीलदार होता है। कौन होता है दोस्तों? नायब। ये तो एक तरफ तो आपके पास प्रशासनिक अधिकारी या राजस्व अधिकारियों का पदानुक्रम नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ है जो प्रशासनिक इकाइयां आपको नजर आ रही हैं। एक तरफ प्रशासनिक इकाइयां और उस इकाई का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, वो है जो आपको दूसरी तरफ समझ में आ रहा होगा। तहसील। और फिर तहसीलों को किसमें बांटा जाएगा? तहसीलों को किसमें बांटा जाएगा दोस्तों? तहसीलों को उप तहसील में, और उप तहसील को किसमें बांट दिया जाएगा? पटवार सर्किल में। पटवार सर्किल, पटवार सर्किल में बांटा जाएगा। पटवार सर्किल पे कौन होगा? पटवारी होगा, पटवारी होगा। और दोस्तों पटवार सर्किल को भी खसरा नंबरों में बांटा जाता है। खसरा, ये है जो आपको ध्यान में रखना है, और अधिकारी तो पटवारी ही होता है। तो इतना समझे। जिला प्रशासन, सबसे बड़ी जिला प्रशासन की इकाई जिला स्वयं हो गया। सबसे बड़ा अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी जिलाधीश, जिला कलेक्टर हो गया। इसके बाद उपखंड, उपखंड के बाद तहसील, तहसील के बाद उप तहसील, उप तहसील के बाद पटवारी सर्किल, पटवारी सर्किल के बाद खसरा। इस प्रकार से है जो जिला प्रशासन को है जो प्रशासनिक जिले को है जो प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया। ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। भोमाराम जी नमस्ते, कैसे हो? तो ये हो गया जिला प्रशासन का मोटा मोटा स्ट्रक्चर, जो है जो अपन को ओवरव्यू जिस चीज का लेना होता है ना, तो जिला प्रशासन का ये ओवरव्यू है, ये प्रशासनिक इकाइयां हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं। अब अपन एक एक अधिकारी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां से प्रश्न है जो आते हैं। सबसे पहले कौन से अधिकारी को ले लेते हैं दोस्तों? सबसे पहले ले लेते हैं अपन जिलाधीश को। किसे ले लेते हैं? जिलाधीश को। राजकुमार जी नमस्कार, थोड़ा क्लास आपने लेट ज्वाइन की, कोई बात नहीं। अब देखिए दोस्तों, अब है जो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जिलाधीश, जिला कलेक्टर जिसे अपन कहते हैं जिलाधीश, जिलाधीश या जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर हैं जो अपन जिसको कहते हैं जिलाधीश या जिला कलेक्टर जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। इतनी बात तो अपन जानते ही हैं, परंतु इन सभी बातों पे आने से पहले मैं इस जिला कलेक्टर की आपको पृष्ठभूमि समझाना चाहता हूं कि आखिर ये जिला कलेक्टर का पद सर्जित कब हुआ, पहला जिला कलेक्टर कौन था, कब इसे पुनः समाप्त कर दिया, कब इसे पुनः सर्जित कर दिया। इन सारी बातों पे विस्तार से चर्चा अपन करते हैं। यहां से प्रश्न आता है, तो दोस्तों पृष्ठभूमि पे चर्चा करते हैं। पृष्ठभूमि, किसकी पृष्ठभूमि? जिला कलेक्टर के पद की पृष्ठभूमि भी चर्चा करते हैं। तो पृष्ठभूमि, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो क्या किया था, जिला कलेक्टर पद का सर्जन किया था। यदि आपसे यह पूछे कि जिला कलेक्टर पद का सर्जन कब हुआ, तो आप सभी एक स्वर में कहोगे कि 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने जो इस पद का सर्जन किया। ठीक बात है। तो प्रथम कौन था? प्रथम जिला कलेक्टर या इस पद पे आसीन होने वाला व्यक्ति कौन था? यहां से भी प्रश्न आता है, तो आप सभी कहोगे रॉल्फ सेल्डन।
दोस्तों कल मैंने एक और बताया था कि मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन, आपको कल मैंने बताया था, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वह नाम भी इंपॉर्टेंट है और वहां से भी प्रश्न आया और यहां से भी प्रश्न एक बार पूछा गया है कि जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन, तो आप कहोगे रॉल्फ सेल्डन। भोमाराम जी सर जी आज तक की कितनी क्लासें हुई हैं, आज तक की कितनी क्लासें हुई हैं, यदि आप ये पूछ रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, 15-16 क्लासें हैं जो हुई हैं। और दोस्तों लगभग 20 से 25 क्लासों में मैं आपको पूरी स्टेट पॉलिटी करवा दूंगा, जिसके अंदर आयोग सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा, जितने भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग हैं वो पढ़ा दूंगा, पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ा दूंगा, नगरीय व्यवस्था को पढ़ा दूंगा, जिला प्रशासन आपको पढ़ा ही रहा हूं, पुलिस व्यवस्था को भी पढ़ा दूंगा। तो लगभग 25 क्लासों के करीब है जो पूरी स्टेट पॉलिटी संक्षिप्त में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मानचित्रावली के अकॉर्डिंग। जैसा मानचित्रावली में लिखा गया, मानचित्रावली में वही लिखा होता है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों ये यदि आप 25 क्लासें लेते हो तो आपको स्टेट पॉलिटी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों आने वाली 24 तारीख को आप हैं जो याद रखना, नोट करके रखना, क्योंकि जो 25 क्लासें मैंने अब तक ली हैं उन 25 क्लासों को 6-7 घंटे में एक मैराथन क्लास के जरिए रिवाइज करवाया जाएगा। 6-7 भी नहीं, 4 से 5 घंटों में है जो मैं आपको रिवाइज करवाने का प्रयास करूंगा। तो 24 तारीख को रिवीजन के लिए है जो आपको जरूर जुड़ना है। आने वाली RS प्री के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी को है जो स्टेट पॉलिटी का संपूर्ण रिवीजन है जो करवा दिया जाएगा और इसके बाद अपन है जो क्वेश्चन आंसर की क्लासें लेना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए देखिए दोस्तों, जिला कलेक्टर या जिलाधीश की पृष्ठभूमि पे चर्चा की। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का जो गवर्नर था उसने इसका सर्जन किया और प्रथम व्यक्ति थे रॉल्फ सेल्डन। मैंने आपसे यह पूछा था कि मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, किसी ने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया, बता दीजिए। देखे कल मैंने आपको बताया है, मैं इंतजार करूंगा कि कौन है जो बताने में सफल होता है। और क्लास को लाइक जरूर करें, लाइक नहीं किया है आपने अभी तक। ठीक है, तो रॉल्फ सेल्डन हो गए आपके प्रथम जिला कलेक्टर। इसके बाद भी कुछ तथ्य हैं जहां से प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि 1772 में यह गठित हुआ, फिर दोस्तों 1773 में ही इसे जो क्या कर दिया गया, 1773 में ही 1773 में इसे समाप्त कर दिया गया, 1773 में इसे समाप्त कर दिया। 1773 में समाप्त करने के बाद 1781 में इसे पुनः गठित किया गया और 1787 में इसे राजस्व संबंधी शक्तियां दी गई, राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित शक्तियां दी गई। इसके बाद दोस्तों जो कार्नवालिस साहब आए थे 1792-93 में, 1792-93 में दोस्तों कार्नवालिस ने इस पद को फिर से कमजोर किया, परंतु इसके बाद जो लॉर्ड मैकेंजी आए थे इन्होंने इस पद की शक्ति को और बढ़ा दिया। इसके बाद दोस्तों 1858 में तो क्या हुआ था, भारत में बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए थे, यानी कि जो प्रशासन कंपनी के हाथ में था वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया गया। तो उस समय है जो इस जिला कलेक्टर के पद को और मजबूत किया गया। इसके बाद दोस्तों आपके 1937 में, ये जरूर याद रखना, 1937 में क्या किया गया था, इस जिला कलेक्टर के पद को ग्रामीण विकास, सहकारिता, ग्रामीण विकास और सहकारिता के भी क्या दे दिए गए, कार्य हैं जो दे दिए गए, और पंचायतों के भी। 1937 में जिला कलेक्टर को ग्रामीण विकास, सहकारिता और पंचायतों के कार्य भी सौंपे गए। ये भी हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अभी तक किसी ने नहीं बताया कि प्रथम मुख्य सचिव कौन था, बताइए कमेंट बॉक्स में। कल मैंने आपको बताया कि प्रथम मुख्य सचिव कौन था, इतना जल्दी भी क्या भूलना है ना। तो ये हो गई लगभग इसकी पृष्ठभूमि पे चर्चा करने के बाद अब है जो अपन आ जाते हैं क्या दोस्तों, अब आजादी के बाद के सीजन पे आ जाते हैं कि अब जो जिला कलेक्टर बनेगा वो कौन होगा। ये इस प्रश्न का आंसर देखते हैं कि जो जिला कलेक्टर जिलाधीश बनता है वो व्यक्ति कौन होता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो आजादी से पहले तो कौन नियुक्त होता था, ICS अधिकारी नियुक्त होता था। ICS अधिकारी को क्या किया जाता था, जिला कलेक्टर नियुक्त किया जाता था। परंतु आजादी के बाद है जो जिला कलेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, IAS अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है,
मतलब कि जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, उन यूपीएससी के एग्जाम में जो टॉप रैंकर होते हैं उन्हें जो जिला कलेक्टर बनाया जाता है, मतलब वो आईएएस अधिकारी होते हैं, कौन, जिला कलेक्टर। ये परंपरा चल रही थी, परंतु दोस्तों नोट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 2009 के बाद दोस्तों आरएएस अधिकारियों को भी क्या किया जाने लगा, जिला कलेक्टर की पोस्ट पे नियुक्त किया जाने लगा। दोस्तों ये बात भी है जो आपको ध्यान में रखनी है। मनोज जी कह रहे हैं हाँ ठीक है मनोज जी, आपका प्रयास अच्छा है, परंतु अभी तक है जो प्रथम मुख्य सचिव के पद पे नियुक्त होने वाले अंग्रेज अधिकारी के बारे में बात कर रहा हूं। ये नहीं है कि वो राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन था। राजस्थान में प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन के द्वारा पद ग्रहण करने से पहले भी कई व्यक्तियों ने है जो मुख्य सचिव का पद ग्रहण किया है, तो उस संदर्भ में प्रथम कौन था ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये फैक्ट याद रखना दोस्तों। 2009 से आरएएस अधिकारियों को भी जिला कलेक्टर की पोस्ट दी जाने लगी, मतलब प्रमोशन के जरिए, ऐसे नहीं, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई कि कौन होगा। अब दोस्तों मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं कि ये जो जिला कलेक्टर होता है, इस जिला कलेक्टर को जिले के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। ये क्या होता है, जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है, आप भली भांति जानते हो। जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होगा, तो सर्वोच्च अधिकारी होगा तो वो क्या करेगा, जिले प्रशासन से संबंधित दोस्तों, जिले के प्रशासन से संबंधित दोस्तों, प्रशासन से संबंधित, प्रशासन, भू राजस्व व न्यायिक सेक्टर के भी कुछ कार्य हैं जो करता है। बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, इसे प्रशासन, राजस्व, न्यायिक सेक्टर के कई कार्य दिए जाते हैं। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते जिले के संपूर्ण प्रशासन पे वो नियंत्रण रखता है। राजस्व अधिकारी होने के नाते संपूर्ण राजस्व का कलेक्शन कैसे हो रहा उस पर नियंत्रण रखता है। और ये प्रथम श्रेणी का कार्यपालिक दंडाधिकारी भी होता है, इसके तहत भी इसे कई सारी शक्तियां प्राप्त हैं। तो इतनी सारे कार्य जब ये करता है तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जिले, राज्य सरकार की जिले के संदर्भ में क्या, राज्य सरकार की आंख कहा जाता है। मतलब राज्य सरकार जिले में किसके माध्यम से देखती है, जिला कलेक्टर के माध्यम से देखती है। आंख और कान कहा जाता है। एक बार प्रश्न भी पूछा गया, आंख, कान और हाथ। राज्य सरकार का या राज्य प्रशासन में जिले के संदर्भ में राज्य सरकार का आंख, कान और हाथ किसे कहा जाता है, जिला कलेक्टर को है जो कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जिला कलेक्टर को है जो कहा जाता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और इस जिला कलेक्टर को क्या कहा जाता है, लघु सरकार भी कहा जाता है। लघु सरकार भी कहा जाता है, ये भी आप पॉइंट लगा के लिख सकते हो। मतलब लघु राज्य सरकार है एक तरीके से क्या, जिला कलेक्टर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो इसे कई सारी उपमाएं दी गई हैं, यहां से खूब प्रश्न आए हैं। उपमा, जो जिला कलेक्टर होता है उसे कई सारी उपमाएं दी गई हैं, कई सारी पदवियां दी गई हैं, वहां से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों रजनी कोठारी ने, किसने दोस्तों, रजनी कोठारी, कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। अभी जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछा गया और अन्य कई भर्ती परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया कि रजनी कोठारी ने जिलाधीश को किसकी उपमा दी है, तो जिलाधीश को है जो संस्थागत करिश्मा की, संस्थागत करिश्मा, जिलाधीश को या जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा किसने कहा है, रजनी कोठारी ने कहा है। और दोस्तों जिला प्रशासन की धुरी है, जिला कलेक्टर हैं जो जिला प्रशासन की धुरी है, यह उपमा किसने दी है, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल जी ने है जो जिला कलेक्टर को क्या कहा है, जिला प्रशासन की धुरी कहा है। जिला प्रशासन की धुरी यानी कि जिला प्रशासन का मुख्य केंद्र, मुख्य सेंटर, मुख्य पावर हाउस क्या है, जिला कलेक्टर है। जिला प्रशासन की धुरी जिला कलेक्टर को किसने कहा, तो आप कहोगे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। और दोस्तों जो के दास हुआ करते थे, के दास ने जिला कलेक्टर के बारे में जो शब्द कहे वो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा
कि जिला कलेक्टर जैसा अधिकारी ना कोई हुआ है ना कोई होगा। तो लिखिए दोस्तों, इसके जैसा अधिकारी ना कोई हुआ है और ना ही होगा। मतलब इसके समान ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी हुआ है और ना ही होगा। मतलब ये इतना शक्तिशाली है कि पूरे भारत के प्रशासन में, पूरे राज्य के प्रशासन में इसके समान विविधतापूर्ण कार्य करने वाला न तो कोई अधिकारी हुआ है और न ही निकट भविष्य में कोई हो सकता है। यह किसने कहा है? के दास ने कहा है। और दोस्तों, जिला कलेक्टर के समझ में संदर्भ में जो रमजे मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इनका कथन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछा गया है। क्या कहा है इन्होंने? कि जिला कलेक्टर एक ऐसा कछुआ है, यह एक ऐसा कछुआ है। कौन? जिला कलेक्टर। यह एक ऐसा कछुआ है जिसके पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। भारत सरकार रूपी हाथी खड़ा है। यह किसने कहा? रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि जिला कलेक्टर की वही स्थिति है कि ये एक ऐसा कस्बा है जिसके ऊपर भारत सरकार रूपी विशाल हाथी खड़ा है। मतलब उस जिला कलेक्टर की पोस्ट पे ही पूरी भारत सरकार है जो टिकी हुई है। ऐसा कौन कहता है दोस्तों? ऐसा है जो रमजे मैकडोनाल्ड साहब हैं जो ऐसा कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये उपमाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एग्जाम में तो ये चारों के चारों कथन सुमेलित करने के लिए पूछे गए, तो इन चारों के सेंटेंस आपको ध्यान में होने चाहिए कि रजनी कोठारी ने क्या कहा? संस्थागत करिश्मा का जिला कलेक्टर को। अटल जी ने जिला प्रशासन की धुरी का। के दास ने इसे है जो क्या कहा? इसके जैसा न तो कोई अधिकारी हुआ है और न ही कोई होगा। और रैमजे मैकडोनाल्ड कहते हैं कि ये एक ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पे भारत सरकार रूपी क्या है? हम तो सिर्फ सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हो? हाँ जी सर, पटवारी एग्जाम में सीटी लागू है क्या? ये आगे जब पटवारी की विज्ञप्ति आएगी तब क्लियर हो जाएगी। और जहां तक संभावना है कि पटवारी में क्या सीटी के हैं जो सीटी एग्जाम को लागू नहीं किया जाएगा, और न किया जाए तो ही बेहतर है। और यदि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जनवरी या फरवरी में सीटी का एग्जाम करवाया जाए, उसके बाद विज्ञप्ति आती है पटवारी की, तो क्या कहानियां रहती हैं, विज्ञप्ति आने के बाद पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटेंस याद रखना, ये कथन याद रखना, ये उपमाएं याद रखना, यहां से प्रश्न है जो पूछे जाते रहे हैं। अब अपन है जो आते हैं कि जिला कलेक्टर इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति, अपन चर्चा कर रहे हैं कि इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो इसके कार्य क्या क्या है? कार्य किसके कार्य दोस्तों? जिला कलेक्टर के कार्यों पे चर्चा करते हैं। यहां से भी प्रश्न आते हैं, तो कार्यों को स्किप मत करना, थोड़ा ध्यान से सुनना। कई बार है जो प्रश्न आ जाता है यहीं से, और मैंने उन्हीं कार्यों को सेलेक्ट करके निकाल के लाया हूं आपके लिए जहां से सर्वाधिक संभावना है प्रश्न पूछने की, तो उन पे है जो आप अपना फोकस बनाए रखना। यह चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो वर्गीकरण किया जा सकता है जिला कलेक्टर के कार्यों का, वो है जिले के प्रमुख के रूप में। जिले के प्रमुख के रूप में, जिले के प्रमुख के रूप में है जो जिला कलेक्टर के क्या कार्य हैं, इस पे है जो चर्चा करते हैं। जिले का हेड कौन होता है? एक तरीके से जिला कलेक्टर या जिलाधीश होता है। तो जिले के प्रमुख के रूप में वो कौन कौन से कार्य करता है? तो जिले का वो पहली बात तो क्या हो गया? प्रमुख। जिले का प्रमुख है तो ये क्या हो गया? प्रमुख विकास अधिकारी हो गया, विकास अधिकारी। तो जिले का प्रमुख विकास अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर ही होता है। तो विकास अधिकारी हो गया, तो इसका काम क्या हो गया? जिले में जितने भी विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिले में जितने भी विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका सफल क्रियान्वयन हो, उनको लागू ढंग से किया जा सके,
और दोस्तों वह कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने में सफल रहे, यह जिम्मेदारी भी किसकी होती है? जिला कलेक्टर की होती है, जिले के विकास अधिकारी के रूप में। जिले में जितने भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन पे भी निगरानी रखने का काम किसका होता है? जिला कलेक्टर का ही होता है, जिला विकास अधिकारी के रूप में। और दोस्तों जिले के प्रमुख के रूप में जो दूसरी भूमिका निभाता है वो जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है। अपन ने चर्चा की है, प्रशासनिक प्रमुख, वो जिले का प्रशासनिक प्रमुख होगा। तो जिले का प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते संपूर्ण जिला प्रशासन पे उस पर गहरी नजर रहेगी। जिला प्रशासन में जितने भी इसके अधीनस्थ अधिकारी आते हैं उन पे नियंत्रण रखेगा, जैसे एसडीएम पे नियंत्रण रखेगा, तहसीलदारों पे भी नियंत्रण रखेगा, नायब तहसीलदारों पे भी नियंत्रण रखेगा। और दोस्तों तहसीलदार हो गए, एसडीएम हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, इनका ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी भी जिला कलेक्टर की होती है। इन पे नियंत्रण रखने की पूरी इनका ट्रांसफर करना, इन्हें अवकाश देना, ये सब काम भी किसके होते हैं? जिला कलेक्टर के ही होते हैं। और यदि आप ये भी देखना चाहो कि जिले का प्रमुख विकास अधिकारी के रूप में है, जो विकास कार्यक्रमों को देखना, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रशासन पे नियंत्रण रखना, और दोस्तों तहसीलदारों एसडीएम अधिकारियों का ट्रांसफर करना, उनको अवकाश वगैरह देने का काम भी क्या है? किसका है दोस्तों? ये काम भी आपके जिला कलेक्टर का है, जिले के प्रमुख के रूप में। और दूसरा जो वर्गीकरण इसके कार्यों का किया जा सकता है, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में है जो जिला कलेक्टर क्या क्या कार्य करता है? जिला मजिस्ट्रेट या जिला न्याय अधिकारी या जिला दंडाधिकारी अपन है जो इसे कह सकते हैं। तो वो कौन कौन से कार्य करता है? तो दोस्तों जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना। हाँ जी, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने का मुख्य काम किसका होता है? जिला कलेक्टर का होता है, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में। तो पहला काम लिखिए, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना। जिले में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम किसका है दोस्तों? जिला कलेक्टर का है। वो जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने को तो क्या करेगा? जो एसपी होते हैं, जिले के जो पुलिस प्रमुख होते हैं, एसपी को निर्देश देता है कि भाई जिले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लोक व्यवस्था मेंटेन रहे। एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों पे नियंत्रण रखता है। तो अपन लिख सकते हैं एसपी एवं अन्य पुलिस अधिकारी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों पर नियंत्रण। अन्य पुलिस अधिकारियों पे नियंत्रण भी कौन रखता है? जिला कलेक्टर ही रखता है। इस तरीके से जिले के संपूर्ण पुलिस प्रशासन पे नियंत्रण कौन रखता है? जिला कलेक्टर ही रखता है। जिले के संपूर्ण पुलिस प्रशासन पे, भाई वैसे एसपी के अधीन आता है जिले का पुलिस प्रशासन, परंतु एसपी खुद किसके अधीन आएगा? जिला कलेक्टर के अधीन आएगा। तो जिले के संपूर्ण पुलिस प्रशासन, नियंत्रण है जो रखता है कौन? जिला कलेक्टर। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। प्रत्येक जिले में पाया जाता है सर जिला कलेक्टर। हाँ, प्रत्येक जिले में पाया जाता है, इसमें क्या दिक्कत है ना? जिला कलेक्टर नामक प्राणी प्रत्येक जिले में पाया जाता है ना? राजस्थान के 50 जिले हैं, तो अब 50 के 50 जिलों में जिला कलेक्टर नियुक्त हो चुके हैं, उनके ऑफिस भी बन चुके हैं, आप जाके देखना, है ना? ठीक है। तो जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन पे नियंत्रण रखना, और दोस्तों जिले में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था न बिगड़े, इस हेतु है जो ये जिला कलेक्टर भाई साहब क्या करते हैं? इस हेतु जिला कलेक्टर भाई साहब दोस्तों जो सीआरपीसी की धारा 144 है, धारा 144 आपने सुना होगा कि धारा 144 लागू हो गई। तो जिले में धारा 144 लागू करने का पहला अधिकार किसका है? जिला कलेक्टर का है। तो सीआरपीसी की धारा 144 को लागू करना, यदि कहीं पे कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है तो वो क्या कर सकता है? उस सेक्टर में धारा 144 लागू कर सकता है। और एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, जो धारा 144 है वो किसकी है? आईपीसी की नहीं है, सीआरपीसी की है। किसकी है दोस्तों? आईपीसी की नहीं है, सीआरपीसी की है।
हाँ, थैंक यू ठीक है। तो धारा 144 किसकी है? आईपीसी की नहीं है, मतलब इंडियन पैनल कोड जो 1860 की है उसकी नहीं है, ये धारा सीआरपीसी की है। एक एग्जाम में पूछा भी गया कि जिला कलेक्टर आईपीसी की धारा 144 को लागू करता है। ये कथन सही है गलत है? तो ये कथन गलत है, क्योंकि जिला कलेक्टर क्या करता है? सीआरपीसी की धारा 144 को लागू करता है। क्रिमिनल प्रोसेस कोड जो 1973 का है उसकी धारा को है जो लागू करता है। हरिओम जी, जय श्री राम। हरिओम जी नियमित क्लास में आते रहते हैं, ठीक है हरिओम जी। देखिए, तो सीआरपीसी की धारा 144 को लागू करने का काम भी किसका हो गया? यह भी जिला कलेक्टर का ही हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात है, जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में दोस्तों विदेशियों के पारपत्रों या परिपत्रों की जांच करता है। विदेशियों के परिपत्रों की जांच करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम पूछा गया है। मतलब जो विदेशी लोग जिले में आ जाते हैं उनके डॉक्यूमेंट वगैरह देखने का काम किसका है? जिला कलेक्टर का है। और दोस्तों जिला कलेक्टर विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर जो भाई साहब है वो विशेष परिस्थितियों में क्या करते हैं? विशेष परिस्थितियों में रात्रि में पोस्टमार्टम करने का जो अनुमति देने का काम होता है वो किसका होता है? जिला कलेक्टर का ही होता है। विशेष परिस्थितियों में रात्रि में पोस्टमार्टम करने की अनुमति देना, यह काम किसका है? जिला कलेक्टर का है। एक बार एग्जाम में पूछा गया कि विशेष परिस्थितियों में रात्रि में पोस्टमार्टम करने का अधिकार किसका है? जिला कलेक्टर का है। एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, पोस्टमार्टम हमेशा दिन को होता है, परंतु यदि रात को पोस्टमार्टम करना है तो उसकी परमिशन किससे लेनी होगी? जिला कलेक्टर से है जो लेनी होगी। बिल्कुल राजकुमार जी सही कह रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 1444 तो एक मंदिर के खंबे हैं वो याद आ गए, शायद आपको यहां से गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए दोस्तों जिला कलेक्टर के जिला आपके मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य होंगे। तो अगले कार्य लेते हैं अपन कौन से? जिला कलेक्टर के राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य या कर संग्रहण अधिकारी के रूप में कार्य। राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य। राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य। राजस्व अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर कौन कौन से कार्य करता है, इस पे है जो अपन चर्चा करते हैं। तो राजस्व संग्रहण हेतु, राजस्व संग्रहण हेतु वो क्या करता है? राजस्व संग्रहण हेतु अपने अधीनस्थों को निर्देश देता है। राज्य में राजस्व संग्रहण बेहतर ढंग से हो, इस हेतु अधिकारियों को निर्देश देने का काम भी किसका है? जिला कलेक्टर का है। इसके अलावा दोस्तों जो भू अभिलेख तैयार किए जाते हैं, उन भू अभिलेखों को तैयार करवाना, मतलब जो भू अभिलेख तैयार करना उसका काम नहीं है, परंतु भू अभिलेख अपने अधीनस्थों के माध्यम से तैयार करवाने का काम किसका है? जिला कलेक्टर का है। तो अगला लिखिए दोस्तों, भू अभिलेखों को तैयार करवाना, भू अभिलेखों को तैयार करवाना। और तीसरा जो कार्य है राजस्व अधिकारी के रूप में, कृषि आय की गणना करना। कृषि आय की गणना करने का कार्य भी किसका है दोस्तों? जिला कलेक्टर साहब का ही है। जेपी शर्मा जी,
हाँ जी जेपी जी लेट आया करो, आप तो है ना कितने कितने लेट आते हो। क्लास प्रारंभ हुए लगभग 40 मिनट हो गए हैं और जेपी जी का अब आगमन हुआ है। तो जेपी जी आपका स्वागत है, लेट आए देर आए पर दुरुस्त आए। अब लाइक कर दो सभी क्लास को, ठीक है। तो ये जो कार्य करता है वो राजस्व अधिकारी के रूप में करता है। अब इन कार्यों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो लिखिए दोस्तों जिला कलेक्टर के अन्य महत्वपूर्ण कार्य। अन्य कार्यों की यदि मैं चर्चा करूं तो दोस्तों जो जिला कलेक्टर भाई साहब होते हैं वह जिले के प्रमुख जिले के रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। जिला रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? जिला कलेक्टर ही होता है, जिलाधीश ही होता है, जिलाधीश। तो जिला रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधीश होता है। ये एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि राज्य में जब चुनावों का आयोजन करवाया जाता है तब जिले पे जिला रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य कौन करता है? जिलाधीश करता है। और दोस्तों जिला रिटर्निंग अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर का मुख्य काम क्या होता है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के एवं जो किसके दोस्तों विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं इन पे नियंत्रण रखना किसका काम होगा? इन पे नियंत्रण रखने का काम भी किसका होता है दोस्तों? इन पे नियंत्रण रखने का काम भी आपके जिला कलेक्टर भाई साहब का होता है। तो एक ये कार्य ध्यान में रखना अन्य कार्य के रूप में, और जो दूसरा मैं अन्य कार्य आपको बता रहा हूं उसको भी आप ध्यान में रखना। तो जो जिला कलेक्टर भाई साहब होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर तो होते ही होते हैं, साथ साथ में दोस्तों ग्रामीण विकास, मैंने आपको चर्चा की थी आपके साथ कि 1937 के बाद ग्रामीण विकास के कार्य भी जिला कलेक्टर को दे दिए गए। तो ग्रामीण विकास प्राधिकरण, ग्रामीण विकास प्राधिकरण, ग्रामीण विकास प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है, जिलाधीश होता है। जिलाधीश है जो अपन उसे कहते हैं जिला कलेक्टर भी कहते हैं। तो क्या समझे कि ग्रामीण विकास प्राधिकरण जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ग्रामीण विकास प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष, यानी कि जो भी व्यक्ति जिला कलेक्टर की पोस्ट को धारण करेगा वो व्यक्ति तुरंत प्रभाव से क्या बन जाएगा? वो व्यक्ति तुरंत प्रभाव से ग्रामीण विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष भी बन जाएगा। पदेन अध्यक्ष का मतलब आप सभी समझते होंगे कि उस पद पे आने के कारण उसे उस पद की भी क्या दी जाएगी? अध्यक्षता दी जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति जिला कलेक्टर होगा वो ग्रामीण विकास प्राधिकरण का भी क्या होगा? अध्यक्ष होगा। क्या कह रहे हो जेपी जी? आज तो गुरुजी क्लास के साथ साथ आपके लिए एक लाइक भी बनता है। हाँ आप क्लास देखते हो लाइक नहीं करते हो तो फिर क्यों देखते हो? मत देखा करो, यदि बेकार लग रही है तो लाइक तो आपको करना ही होगा, और क्लास को पूरी देखना और क्लास को लाइक करना, ये दो जिम्मेदारियां हैं आप सभी की, है ना। इसको आप हैं जो बखूबी निभाया करो। द लवर, हाँ जी आपका भी स्वागत है। प्रेम को इस तरीके से है जो बांटते रहिए। प्रेम बांटना दुनिया का सबसे खूबसूरत काम है। दुनिया में नफरत जगह जगह भरी पड़ी है, परंतु इस नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान लगाएगा, मतलब ये मैं किसी पार्टी विशेष का स्लोगन नहीं कह रहा हूं, परंतु स्लोगन ठीक है तो उस स्लोगन को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है ना। तो प्रेम को बांटते रहना चाहिए और क्लास को लाइक करते रहा करो, ठीक है। लाइक नहीं करते हो आप लोग, बड़े कंजूस हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जिला कलेक्टर के अपन ने दो अन्य कार्य देख लिए, जिला रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में और जिला विकास प्राधिकरण का वो क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। एक जो अगला कार्य मैं आपको बता रहा हूं, यहां से प्रश्न आया है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना कि जो जिला कलेक्टर होता है वो जिला आपदा प्राधिकरण, जिला आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। जिला आपदा प्राधिकरण का भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जो जिला कलेक्टर होता है वो जिला आपदा प्राधिकरण का भी क्या होता है दोस्तों? अध्यक्ष है जो होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब जिला आपदा प्राधिकरण का एक अधिनियम आया था,
जिला आपदा प्राधिकरण का एक अधिनियम आया था। यह अधिनियम कब आया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मानचित्रावली में लिखा हुआ है। यदि आपके पास मानचित्रावली है तो आप उसमें से देख के बता दोगे, यदि नहीं है तो आपको कल ही खरीद के लानी होगी, ठीक है। तो जिला आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। और दोस्तों जिला आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष हो गया तो मतलब जिले में कोई डिजास्टर आ गया, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो उस समय जो जिला कलेक्टर को अभूतपूर्व शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। उस समय जिला कलेक्टर को जो नगर पालिका की सारी शक्तियां, ग्राम पंचायत जिला प्रमुखों की सारी शक्तियां, नगर पालिका यदि है उस जिले में तो नगर पालिका के मेयर की, यदि दोस्तों वहां पे यदि नगरीय निकाय और अन्य कोई संस्था है नगरीय निकाय की, जैसे नगर परिषद है तो उसकी शक्तियां, और दोस्तों नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है तो उसकी सारी शक्तियां भी किसमें आ जाती हैं? सारी की सारी शक्तियां जिला कलेक्टर में आ जाती हैं। सर ने आज सिर्फ पहले लाइक करते हैं बाद में गुड इवनिंग बोलते हैं। हाँ मनोज जी बिल्कुल सही कार्य करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो मनोज जी, आप तो पहले लाइक करते हो फिर गुड इवनिंग बोलते हो और सभी को यही करना है, ठीक है। तो जिला आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। जिला आपदा प्राधिकरण का अधिनियम कब आया? मैंने ये आपसे पूछा था। तो जिला आपदा प्राधिकरण का अधिनियम 2005 में आया, जिसे 2006 में लागू किया गया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और जब भी जिले में कोई प्राकृतिक आपदा हो या अन्य किसी प्रकार की यदि कोई आपदा आ जाए तो दोस्तों उस आपदा के दरमियान जिले में जितनी भी ग्राम पंचायतों को शक्तियां दी गई हैं या जिला प्रमुख को शक्तियां दी गई हैं वो जिला कलेक्टर के पास आ जाएगी। जिले की नगर पालिका, नगर परिषद और आपके दोस्तों जो महानगर परिषद है उन सभी की शक्तियां भी किसमें आ जाएगी? उन सभी की शक्तियां भी आपके जिला कलेक्टर में आ जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और डूंगू जी का स्वागत है, इतनी लेट क्लास ज्वाइन करते हो आप। सभी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता क्या? ठीक है। तो दोस्तों ये जिला कलेक्टर के कुछ अन्य काम हो गए। अब जिला कलेक्टर के इस पद को अपन यहीं पे विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जिला कलेक्टर के बाद कौन आता है? एसडीएम। तो एसडीएम की चर्चा करते हैं, उपखंड अधिकारी की चर्चा करते हैं। उपखंड अधिकारी की है जो अपन चर्चा करते हैं। उपखंड अधिकारी को अपन एसडीएम भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? एसडीओ भी कहते हैं। एसडीएम भी कहते हैं और एसडीओ भी कहते हैं। एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एसडीएम कब कहेंगे? जब वो क्या करेगा दोस्तों? जब वो राजस्व या जब वो दोस्तों न्याय से संबंधित कार्य करेगा। क्या करेगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक संबंधित या राजस्व से संबंधित कार्य करेगा, तब तो उसे क्या कहेंगे? एसडीएम कहेंगे। क्योंकि जो एसडीएम होता है उसे कार्यपालक दंडाधिकारी का भी अधिकार होता है। जो सीआरपीसी की धारा 151 के तहत आईपीसी की धारा 151 के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार होते हैं, उनकी सुनवाई कौन करता है? एसडीएम करता है। तो जब भी वो न्यायिक जो उपखंड अधिकारी होगा वो न्यायिक अधिकारी के रूप में जब काम करेगा तो उसे क्या कहेंगे? एसडीएम कहेंगे। राजस्व अधिकारी के रूप में काम करेगा तो उसे क्या कहेंगे? एसडीएम कहेंगे। परंतु जब वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करेगा तो उसे क्या कहेंगे? एसडीओ कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? एसडीओ कहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी। एक ही व्यक्ति होता है एसडीएम और एसडीओ, ये बात आपको है जो विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। तो एसडीएम क्या होता है? एसडीएम है जो क्या हो गया दोस्तों? जिला कलेक्टर के अधीन एक पोस्ट हो गई। एक तरीके से उपखंड का कलेक्टर होता है कौन? एसडीएम। तो जो कार्य जिला स्तर पे कलेक्टर द्वारा किए जाते हैं वो सभी के सभी कार्य दोस्तों उपखंड स्तर पे किसके द्वारा किए जाते हैं? उपखंड अधिकारी या एसडीएम या एसडीओ द्वारा किए जाते हैं। हाँ जी, सच में सर आप क्या पढ़ाते हो, आप एकदम मस्त। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। ठीक है डोंगू जी, आप तो मतलब बिल्कुल ऐसे शब्द कहा करो, उससे क्या मोटिवेशन मिलता है। नहीं सर आपकी क्लास का क्या पता। अरे नहीं, वो 7:30 बजे कल गलती से हो गया था।
मतलब कल कोई दिक्कत आ गई थी, हमारे जो देव सर हैं वो बिजी हो गए थे, तो टेक्निकल स्टाफ ने टेक्निकल इशू की वजह से 7:30 बजे प्रारंभ हुई। बाकी पिछले 20 दिनों से रोज 7 बजे प्रारंभ हो रही है, तो 7 बजे ही प्रारंभ होगी ना। ये शिकायत गलत है आपकी, ये शिकायत बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्लास रोज 7 बजे प्रारंभ होती है। कितने बजे प्रारंभ होती है? 7 बजे प्रारंभ होती है। तो अपन अब पढ़ रहे हैं उपखंड अधिकारी, जिसे एसडीएम भी कहते हैं, एसडीओ भी कहते हैं। ये क्या करता है दोस्तों? उपखंड स्तर का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो इसे प्रशासन के रूप में, और दोस्तों न्यायिक अधिकारी के रूप में, और राजस्व के रूप में, राजस्व अधिकारी के रूप में कई सारे हैं जो अधिकार प्राप्त होते हैं, कई सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इसके अधीन आने वाला सारा प्रशासनिक तंत्र, जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, ये सब किसके नियंत्रण में काम करते हैं? आपके उपखंड अधिकारी के नियंत्रण में काम करते हैं। न्यायिक अधिकारी के सेक्टर में इसे प्रथम श्रेणी का कार्यपालक दंडाधिकारी हैं, जो मतलब ये कार्यपालक प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी होता है। कई सारे शांति भंग के मामलों को सुनने का इसका अधिकार होता है। भू राजस्व या भूमि से संबंधित विवादों का निपटारा करने का काम भी किसका होता है? आपके एसडीएम का ही होता है। और दोस्तों राजस्व अधिकारी के रूप में भू अभिलेखों को तैयार करवाना, भू अभिलेखों को तैयार करवाने का काम भी किसका होगा? आपके उपखंड अधिकारी का ही होगा। और इसके बाद राजस्व प्रशासन को नियंत्रण करना किसका काम हो गया? एसडीएम का ही हो गया। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट शेयर करता हूं, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में दोस्तों जो बीपीएल होते हैं, बीपीएल का सर्वेक्षण करवाना एक एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। शायद जो ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था, वीडियो फ्री का जो एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बीपीएल का सर्वेक्षण करवाना किसका काम है? तो वहां पे है जो क्या था आंसर दोस्तों? एसडीओ यानी कि उपखंड अधिकारी का क्या काम है? बीपीएल का सर्वेक्षण, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं उनका सर्वेक्षण करवाना किसका काम है दोस्तों? आपके एसडीओ का है, यानी कि उपखंड अधिकारी का है। ओके सर, 7 बजे आएंगे। हाँ 7 बजे आया करो। नीमा यादव, सर जीके की बुक कौन सी बेस्ट है? जीके की बुक मानचित्रावली बेस्ट है। कौन सी बुक है? मानचित्रावली बुक ही बेस्ट है, ये ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने है जो एसडीएम को भी पढ़ लिया। एसडीएम के बाद कौन आता है? एसडीएम के बाद या उपखंड अधिकारी के बाद तहसीलदार। हाँ एक बात और रह गई कि ये जो एसडीएम होते हैं, जो उपखंड अधिकारी होते हैं, ये आते कहां से हैं? ये पद ग्रहण कैसे करते हैं? पद ग्रहण कैसे करते हैं? तो दोस्तों इन्हें नियुक्ति तो राज्य सरकार को द्वारा दी जाती है, परंतु इनका चयन कैसे होता है? तो दोस्तों कुल जितनी भी पोस्ट होती हैं उसका 2/3 तो कैसे आएंगे? आरएएस के थ्रू आएंगे। आरएएस का जो एग्जाम होता है, जो आरएएस प्री एग्जाम होने वाला है अभी, उस आरएएस के एग्जाम में जो टॉप रैंकर होते हैं वह उपखंड अधिकारी बनाए जाते हैं। कुल पोस्टों का जैसे 100 पोस्ट खाली है तो 67 तो आरएएस से भरी जाएंगी, और जो बाकी रह जाती हैं 33 है, यानी कि 1/3 कहां से आएगी? 1/3 ना जो तहसीलदार वगैरह होते हैं उनके प्रमोशन के थ्रू आएगी। कैसे आएगी? प्रमोशन के थ्रू हैं जो वो पद भरे जाएंगे। यानी कि 100 पद खाली हैं तो 100 में से 33 तो प्रमोशन से भरे जाएंगे, तहसीलदार प्रमोट हो गए, एसडीएम बन जाएंगे, और बाकी जो 67 पोस्ट हैं वो आरएएस के एग्जाम में जो टॉप रैंकर होंगे, यानी कि जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जो मुख्य एग्जाम होता है आरपीएससी द्वारा जिसे आयोजित करवाया जाता है, जिसकी है जो आप सभी अभी तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में यदि आप टॉप रैंकर बनते हो तो आपको क्या बनाया जाएगा? उपखंड अधिकारी बनाया जाएगा। यह ध्यान में रखना दोस्तों। अब अपन आते हैं सीधे तहसीलदार पे। तहसीलदार, क्योंकि तहसील का सबसे प्रमुख सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन? तहसीलदार। तो ये क्या होता है? तहसील का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हो गया। और पद ग्रहण कैसे करता है? तो पद ग्रहण वो उसी प्रकार से करता है। 2/3 तो किससे आते हैं? आरएएस से आते हैं। मतलब जो तहसील के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वह 2/3 तो आरएएस के एग्जाम को पास करके, मतलब एसडीएम के बाद टॉप रैंकर के बाद जिनकी बाद की जो रैंकें होती हैं वो है जो क्या बन जाते हैं? तहसीलदार बन जाते हैं। और जो दोस्तों 1/3 है,
वो 1/3 है जो आपके जो नायब तहसीलदार हैं, राजस्व निरीक्षक हैं, उनके प्रमोशन के थ्रू हैं जो तहसीलदार बनते हैं। ये बात भी है जो आप ध्यान में रख सकते हो। अब राजस्थान में वर्तमान में तहसीलें कितनी है, कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि राजस्थान में है जो वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं। हाँ जी हाँ जी सर, आप बुक की पीडीएफ से पढ़ा देना लास्ट में 1 या 2 दिन में। हाँ हाँ, मैंने आपको बताया ना 24 तारीख का दिन ध्यान में रखना। 24 तारीख को अपन ने अब तक जितना पढ़ाया, अब तक जितना पढ़ा उस सब का है जो रिवीजन करेंगे। एक मैराथन क्लास लेंगे 4 से 5 घंटे की, उसमें है जो सब कुछ रिवीजन है जो कर देंगे। गोविंद प्रजापति, स्वागत है आपका। तो अब है जो अपन तहसीलदार पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो तहसील का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन? तहसीलदार हो गया। आरएएस के एग्जाम के थ्रू और प्रमोशन के एग्जाम के थ्रू है जो ये बनते हैं। और तहसीलदार के कार्य क्या होंगे? तो यदि कार्यों पे चर्चा करें तो पहला कार्य तो क्या है? पहला कार्य तो दोस्तों ये द्वितीय श्रेणी का, जैसे अपन ने पढ़ा एसडीएम पढ़ा, और एसडीएम में अपने कहा कि ये प्रथम श्रेणी का कार्यपालक दंडाधिकारी है। तो जो तहसीलदार होता है वो क्या होता है दोस्तों? द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक दंडाधिकारी होता है। कार्यपालक दंडाधिकारी होता है कौन? तहसीलदार। द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक दंडाधिकारी होता है। और दोस्तों ये द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक दंडाधिकारी हो गया तो क्या? भूमि संबंधी मामले, भूमि संबंधी मामलों का निपटारा, भूमि संबंधी मामलों का निपटारा कौन करेगा? तहसीलदार ही करेगा। जैसे कुछ भूमि संबंधी कुछ बड़े मामले हैं, जो बड़े विवाद हैं वो तो डायरेक्ट एसडीएम के पास जाएंगे, और जो छोटे स्तर के विवाद हैं वो किसके पास आएंगे? तहसीलदार के पास आएंगे। और तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध अपील कहां की जाएगी? एसडीएम के पास की जाएगी। तो दोस्तों ये द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक दंडाधिकारी होता है। भूमि संबंधी मामलों का क्या करता है? भूमि संबंधी मामलों का यह निपटारा करता है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है, यह जो अपन ने सभी मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया, जाति प्रमाण पत्र बनाया, जाति प्रमाण पत्र बनाया, इन सभी को है जो जैसे चरित्र प्रमाण पत्र बनाया, इन सभी को जारी करने का काम किसका होता है? इन सभी को जारी करने का काम भी तहसीलदार का ही होता है। इसके अलावा दोस्तों यह तहसील का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो नायब तहसीलदार आपके कानून गो या गिरदावर, इन सभी पे नियंत्रण रखने का काम भी कौन करता है? इन सभी पे नियंत्रण रखने का काम भी कौन करता है? तहसीलदार ही करता है। हेमराज जी कहते हैं 287 हैं अभी तहसीलें। डुग्गू जी कह रहे हैं 338 है। अनुपम जी आप बड़ी लेट क्लास ज्वाइन की, कोई बात नहीं। मनोज जी कह रहे हैं 287 हैं। तो क्लियर बताइए कौन सा फैक्ट सही है। अभी क्या हुआ है दोस्तों, राजस्थान में बड़े स्तर पे प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, तो अभी नहीं कहा जा सकता कि फिक्स रूप से कितनी है जो तहसीलों की संख्या है ना। 287 पुराना आंकड़ा है, अब इसमें अपडेट हो गया है। ठीक है हेमराज जी एंड मनोज जी, ये ध्यान में रखना आप। तो ये सारी बातें जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करना, जाति प्रमाण पत्र जारी करना, चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना, ये काम किसके हैं दोस्तों? ये काम तहसीलदार के हैं। तो तहसीलदार के अधीन कौन आता है? नायब तहसीलदार। तहसीलदार के अधीन कौन आएगा? तो नायब तहसीलदार, मैं आपको वर्बली बता देता हूं। नायब तहसीलदार तहसीलदार के अधीन काम करता है। यदि उस सेक्टर में उप तहसील गठित की गई है तो उप तहसील का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन हो जाता है? नायब तहसीलदार हैं जो हो जाता है। कौन हो जाता है दोस्तों? नायब तहसीलदार हो जाता है, जो तहसीलदार के अधीन है, जो काम करता है, उसके निर्देशन में है जो काम करता है। और इसके बाद तहसील स्तर पे ही एक और अधिकारी को बिठाया जाता है। तहसील अधिकारी तहसील स्तर पे ही, तहसील मुख्यालय पे ही उसकी नियुक्ति होती है। हाँ 338। हाँ अभी नया अपडेट आएगा तब मैं आपको है जो शेयर कर दूंगा। अभी फिक्स ऐसा कुछ भी है जो नहीं कहा जा सकता कि इतनी ही है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में जो बताई उसके बाद तो जिले नए बन गए, तो प्रशासनिक फेरबदल हो गया बड़े स्तर पे। तो अभी क्या है मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों तहसील स्तर पे जो दूसरा तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अलावा जो व्यक्ति बैठता है वो कौन होता है? कानून गो।
कानून गो। कौन होता है दोस्तों? कानून गो होता है। कानून गो या गिरदावर कहा जाता है, जो इसे कहा जाता है। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में स्ट्रक्चर समझाया था ना, उस समय मैंने आपको बताया था, ये देखिए। अच्छा, मैंने नायब तहसीलदार गिरदावर नहीं लिखा, तो यहां पे है जो दोस्तों तहसील उप तहसील स्तर पे कानून गो, कानून गो है जो बैठता है, जो पटवारियों पे नियंत्रण रखता है। जो पटवारी होते हैं उन पे है, जो नायब तहसीलदार राजपत्र अधिकारी नहीं होता है। बिल्कुल जेपी जी सही कह रहे हो आप, ठीक है। वापस आते हैं अपन कानून गो या गिरदावर। तो इसका क्या काम होता है? तहसील मुख्यालय पे ही बैठता है, परंतु जो पटवारी होते हैं, पटवारी होते हैं, उन पटवारियों पे नियंत्रण रखना, पटवारियों पे नियंत्रण रखना। और जितने भी पटवारी 7-8 पटवारी आते हैं इसके अधीन में, कानून गो के अधीन में पटवारी कितने आते हैं? 7 से 8 पटवारियों पे एक कानून गो की नियुक्ति होती है। तो इन पटवारियों पे नियंत्रण रखना, इन पटवारियों पे नियंत्रण रखने के अलावा दोस्तों इनको निर्देश देना, भाई कैसे काम करना है इसका निर्देश देना, पटवारियों को नियंत्रण देना, इनको निर्देश देना। और जो पटवारी स्कूल होते हैं, राजस्थान में कितने पटवारी स्कूल हैं, कहां कहां पे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में है जो बताना है। तो पटवारी स्कूलों की देख रेख करना, पटवारी स्कूलों की देख रेख करना और पटवारियों के मध्य समन्वय बनाना। समन्वय स्थापित करने का काम किसका होता है? कानून गो या गिरदावर का होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तहसील मुख्यालय पर ही, यदि उप तहसील है तो उप तहसील मुख्यालय पर एक व्यक्ति बैठता है, उसका नाम अपन है जो प्रशासनिक रूप से क्या कहते हैं? कानून गो या गिरदावर कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है पटवारियों पे नियंत्रण रखना, उनको निर्देश देना। 7-8 पटवारियों पे एक कानून गो होता है, पटवारियों को नियंत्रण में रखना, उन्हें निर्देश देना। और जो पटवारी स्कूल होते हैं उनकी देखरेख करना। और दोस्तों पटवारियों के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम किसका होता है? समन्वय स्थापित करने का काम भी कानून गो का ही होता है। हाँ जी, नाइस क्लास, थैंक यू। नायब तहसील, हाँ, तो ये है जो आपके क्या हो गया? कानून गो या गिरदावर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको ये पूछ रहा था कि राजस्थान में कितनी है जो पटवारी स्कूल है, कौन बताएगा? और कौन कौन सी है ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। अब अपन चर्चा करते हैं राजस्व प्रशासन का सबसे छोटा अधिकारी पटवारी। कौन सा दोस्तों? राजस्व प्रशासन का सबसे छोटा अधिकारी पटवारी की है जो चर्चा करते हैं। पटवारी बनने का सपना तो हर प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी का होता है, और पटवारी का एग्जाम एक बार सभी ने दिया होगा। और दोस्तों यूपी में इसे लेखपाल वगैरह कहा जाता है, तो लेखपाल बनने पे तो बहुत सारे गाने भी बने। तो पटवारी बहुत सबसे छोटी पोस्ट होती है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट कौन सी होती है? पटवारी हैं जो होती हैं। तो पटवारी की है जो अपन चर्चा करते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं अपन, राजस्व प्रशासन का सबसे छोटा अधिकारी। राजस्व प्रशासन का सबसे छोटा अधिकारी कौन सा होता है? पटवारी होता है। इसके कार्य क्या होंगे दोस्तों? तो पहला कार्य तो इसका क्या हो गया? भू राजस्व का संग्रहण करना। भू राजस्व को कलेक्ट करने का काम किसका होता है? पटवारी का होता है। भू राजस्व का संग्रहण करना, भू अभिलेखों को तैयार करना, भू अभिलेखों को तैयार करना। और दोस्तों जो राजस्व मंडल के कार्यक्रम होते हैं, राजस्व मंडल के कार्यक्रमों का संचालन करना। राजस्व मंडल के कार्यक्रमों का संचालन करने का काम भी किसका होता है? पटवारी भाई साहब का ही होता है। जैसे एक कार्यक्रम चलता है आपके ग्राम ये क्या बोलते, न्याय आपके द्वार। एक कार्यक्रम कौन सा चलता है? न्याय आपके द्वार।
जो न्याय आपके द्वार कार्यक्रम है इसका संचालन ग्रामीण स्तर पे करने का काम किसका है? पटवारी जी का ही सही है। हाँ सही है क्या? बिल्कुल पटवारी स्कूल जेपी जी कह रहे हैं 6 पटवारी स्कूल हैं। हनुमानगढ़ शरण स्पर्श मदन जी नमस्कार, कैसे हो? ठीक है। हेमराज जी मीना, जय जोहार हेमराज जी कैसे हो? हनुमानगढ़ से शरण स्पर्श, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, जैसा जेपी जी ने बताया कि 6 पटवारी स्कूल हैं और टोंक, कोटा, जोधपुर, देवारी और देवखेड़ा अलवर, गंगानगर, देवखेड़ा अलवर, बिल्कुल सही का जेपी जी। तो अब अपन चर्चा कर लेते हैं पटवारी स्कूल। पटवारी स्कूल, पटवारी स्कूलों के नाम याद कैसे रखने हैं? तो दोस्तों कुछ तो जिला मुख्यालय पे ही हैं। जिला मुख्यालय पे कौन कौन सी हैं? जैसे कोटा हो गई, जोधपुर हो गई, कोटा हो गई, जोधपुर हो गई और टोंक हो गई। ये 3 तो क्या है? जिला मुख्यालय पे है। तो कोटा, जोधपुर और टोंक, ये 3 तो याद रखनी है ऐसी। और दोस्तों फिर एक देबारी, देबारी उदयपुर में है, उदयपुर। और दोस्तों देबारी के बाद जो है देबारी 10 से फिर देवखेड़ा, देवखेड़ा। तो देबारी और देवखेड़ा को एक साथ याद रख सकते हैं, जो अलवर में है, अलवर में है, अलवर में है। तो देबारी और देवखेड़ा एक जैसा नाम है तो इसको एक साथ याद रख सकते हैं, देबारी देवखेड़ा। और छठी है गजसिंहपुरा, गंगानगर, गजसिंहपुरा गंगानगर है जो छठी पटवारी स्कूल है अपन है जो। इस प्रकार से इन सभी का नाम याद रख सकते हैं। 3 तो क्या है? 3 तो जिला मुख्यालय पे हैं, कोटा, जोधपुर और टोंक, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु 3 क्या है दोस्तों? जिला मुख्यालय से बाहर है, जैसे देबारी और देवखेड़ा। देबारी उदयपुर में, देवखेड़ा का अलवर में और गजसिंहपुरा यानी कि गंगानगर में। गजसिंहपुरा कहाँ पे है? गंगानगर में है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये 6 पटवारी स्कूल हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में है जो पूछा गया है। ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से जो जिला प्रशासन था दोस्तों, उसको अपन ने संक्षिप्त में पढ़ा, उतना पढ़ा जहां से जो प्रश्न आते हैं। और वहां से यदि जिला प्रशासन से अब कोई प्रश्न आता है तो इस कंटेंट से बाहर है जो आपके नहीं जाएगा, इसके इर्द गिर्द ही प्रश्न पूछे गए हैं और इतने कंटेंट में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपन को बेफिजूल में बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत है जो नहीं है दोस्तों। जिला प्रशासन अपन ने देख लिया, प्रशासन की इकाइयों में सबसे बड़ा जिला, फिर उपखंड, उपखंड के बाद तहसील, तहसील के बाद उप तहसील, उप तहसील के बाद पटवारी सर्किल, पटवारी सर्किल के बाद क्या? खसरा है ना, जो गांवों में खसरा नंबर, जो खेत होते हैं उनको खसरों में बांटा जाता है या उन्हें खसरा नंबर दिया जाता है। फिर प्रशासनिक अधिकारियों में अपन ने सबसे पहले देखा जिला कलेक्टर, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिले की आंख, कान और हाथ कहा जाता है, मतलब राज्य सरकार की जिले में आंख, कान और हाथ किसे कहा जाता है? जिलाधीश को कहा जाता है। फिर इसके राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य देखे, जिले के प्रमुख के रूप में कार्य देखे, मजिस्ट्रेट के रूप में उसके कार्य देखे। और इसके बाद अपन ने चर्चा की एसडीएम या एसडीओ यानी कि उपखंड अधिकारी की। उपखंड अधिकारी के बाद तहसीलदार, तहसीलदार के बाद नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार के बाद है जो कौन आता है दोस्तों? कानून गो या गिरधावर आता है। ये इस तरीके से कोष्टक रखेंगे तो आपको लगेगा कि नायब तहसीलदार को कानून गो कहा जाता है। कानून गो अलग है और दोस्तों नायब तहसीलदार अलग है। तो नायब तहसीलदार के बाद कौन आ गया? कानून को यहाँ गिरदावर आ गया। इसके बाद पटवारी आ गए। पटवारी क्या हो गया? सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी हो गया। हाँ जी, जेपी जी कह रहे हैं थैंक यू हेमराज जी। तो इस प्रकार से ये छोटी सी क्लास जिसमें अपन ने पूरा जिला प्रशासन को पढ़ लिया। इस क्लास को यदि आप 2-3 बार देखोगे, 1-2 बार रिवीजन के रूप में देख लेना, इसके बाद आपका कोई भी प्रश्न जिला प्रशासन से गलत नहीं होगा। इस कंटेंट से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।